आवाज़ आ रही है मेरी भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि चंद एक चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकें। थोड़ा सा टाइम है तो आपका टाइम भी कीमती है, डेफिनेटली आपने काम पे जाना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर कर जाऊं जो आपके रोज़मर्रा रूटीन में आपके काम आए। मुख्तलिफ जगह पे हम देखते हैं कि एमरजेंसीज होती हैं, घर में कोई ऐसे इश्यूज बनते हैं तो हम सिर्फ देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम उसमें कोई पॉजिटिव अपनी इनपुट नहीं दे सकते। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के उसको मिनिमम बेसिक लेवल पे रहते हुए आपको कुछ चंद चीज़ें बता सकूं जो आपके आगे वाली लाइफ में आपके काम आ सके। तो इसमें एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा, इस जो भी हमारी क्लास कह लें, ट्रेनिंग कह लें, इसको बामकसद बनाने के लिए आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई भी लेक्चर, कोई भी ट्रेनिंग इंटरैक्टिव नहीं होती, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होती, तो उसका वो मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ भी मैं आपसे पूछूं आपने हाथ खड़ा करके बताना है, वो सही हो गलत हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। जो बात आपसे पूछी जाएगी आप उसके बारे में कोई भी क्लू रखते हैं तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि जी मेरी राय में या मेरी ख्याल में ये ऐसा होता है। उसका फिर हम देख लेंगे कि उसको स्टैंडर्ड्स कैसे करना है और बाकी चीज़ें कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। बाकायदा हमारा यहाँ आने का मकसद आपको BLS और फर्स्ट एड के बारे में चंद बुनियादी बातें जो हैं उनसे आगाह करना है। ये वो ही बातें होंगी जिनसे आप रोज़मर्रा में सामना करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसमें आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो बेसिक मोटिव जो है हमारा, वो हमारे मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ, जो जिस तरह आप यंग लोग बैठे हैं उनको एक्टिव व्यूअर से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में तब्दील करना है। जब भी आप रोड्स पे जा रहे हो, कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप देखते ही ना रहें, आपको एक फ़ौरन ज़हन में चीज़ आनी चाहिए कि अब मेरा रोल क्या हो सकता है। तो आपके रोल का जब आपको पता होगा और थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की आपको नॉलेज होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस पर लाजमी एक्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एड को देख लेते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद। कोई मेरा दोस्त मुझे बताना चाहेगा कि फर्स्ट एड किसको कहते हैं, क्या चीज़ है ये और कैसे की जाती है या कब की जाती है, क्यों की जाती है? इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज हो, कोई अपने इनपुट देना चाहे तो दे सकते हैं। एनीवन प्लीज़? जी प्लीज़। कट लग जाता है तो उसके लिए आप कोई भी जो चीज़ आपको मुहैया है तो उसको आप करते हैं, ये फर्स्ट एड लाती है। भाई ने बताया कि एडवांस मेडिकल केयर जो हॉस्पिटल में दी जाती है उससे पहले जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। दोनों ने ठीक कहा, प्लीज बैठे, बिल्कुल ठीक कहा। फर्स्ट एड बेसिकली तौर पर किसी भी इंजरी, किसी भी बीमारी के ऑनसेट होने के बाद जो फौरी आप ट्रीटमेंट करते हैं जब आपके पास कोई एडवांस लेवल की मेडिकल मौजूद नहीं है, यानी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट एडवांस नहीं है, तो इनिशियल फौरी तौर पे जो आप उसको सपोर्ट फ्राहम करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? फर्स्ट एड का क्या मकसद होता है? वेरी इजी, जाहिर बात है। नंबर 1 किसी की जान बचाना, नंबर 2 बीमारी की शिद्दत को कम करना। एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाना चाहूँगा, मे भी शायद आप समझ आए। एक बंदा आपके घर में मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि इमरजेंसी रोड पे आपके घर में भी हो सकती है, तो उस लिहाज से मैं समझाना चाहूँगा। आपके घर में एक बंदा मौजूद है जिसको आपको पता है कि इसका BP हमेशा ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है और वो हार्ट का पेशेंट भी है। तो आप जब घर में देखते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको पसीना भी आ रहा है और उसके चेस्ट पेन भी हो रही है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन आता है कि यार ये पेशेंट किधर जा रहा है, क्या हो सकता है? उसको हार्ट अटैक हो सकता है। जब आपको पता होगा कि मेरे घर में ये पेशेंट है, अब ये इमरजेंसी सिनेरियो में जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपको पता होगा तो आपके घर में मेडिसिन मौजूद होगी। जो भी हार्ट पेशेंट होता है उसके घर में उसकी मेडिसिन मौजूद होती है, कैपोटीन मौजूद होगी, एंजीसेट मौजूद होगी, जो भी मौजूद होगी। आप उसको एक टैबलेट अगर कैपोटीन उसकी ज़बान के नीचे रख देते हैं तो आप यकीन करें आपने एक जान बचा ली। या अगर आपके घर एंजीसेट मौजूद है टैबलेट, ये मैं बाद में बताऊंगा कि घर में कौन कौन सी टैबलेट्स, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ये भी मैं बता के जाऊंगा।
लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हार्ट अटैक होने के चांसेस है, उसकी सिम्टम्स भी समझ आनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हार्ट अटैक हो भी रहा है कि नहीं, ऐसे ही नहीं दे देनी। चेस्ट पेन हो, पेन आपका ट्रैवल करे शोल्डर की तरफ, उसकी जॉ में पेन हो रहा हो, बैक साइड पे उसके पेन हो रहा हो, आपको पता लगे कि यार ये वॉमिटिंग होने की चांसेस है, मतली कर रहा है, तो आपने फिर उसको टैबलेट देनी। ऐसे नहीं दे देनी कि कोई भी पेन हो रहा तो आपने वो दे देनी है। ये ज़हन में रखना है आपने। अच्छा, दूसरी बात, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बस सब ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके सामने आती हैं, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पहली एग्जांपल हमने दी कि आपके घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसका बीपी ज़्यादा हो रहा होता है, उसको चेस्ट पेन हो रही होती है, उसकी जो पेन है वो शिफ्ट हो रही होती है शोल्डर की तरफ, उसके जॉ में पेन हो रहा होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ज़हन में कोई बात नहीं आती कि मैं क्या करूं, आप इसको अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। आपके सामने कोई भी आपका कज़न है, रिलेटिव है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम आपको इतनी नॉलेज दे जाएं, इतनी बेसिक लेवल की नॉलेज दे जाएं कि आपके ज़हन में कम से कम ये बात लाजमी आए कि यार मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो इसमें मैं अपनी पॉजिटिव इनपुट क्या दे सकता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, साथ में वो मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ पे जाके उसको कैपोटीन या एंजीसाइड या समहाउ जो भी टैबलेट है वो रिकमेंड करेंगे तो वो आप दे सकते हैं उनको। अच्छा, दूसरा मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे मुआशरे में ना, मतलब हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। जब कोई हादसा हो जाता है हम उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं कि अब इस पर हम क्या करें। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हम सोचते हैं हम क्या करें। जब किसी को कोई इस तरह का फॉलेज हो जाता है तो हम देखते हैं कि अब हम क्या करें। प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है कि हम उसका पहले से सदेबाव करें, बीपी उसका नॉर्मल रखा जाए, उसको ज़हनी टेंशन न दी जाए। इस तरह का मामला हमारे मुआशरे में नहीं है। तो जब हम प्रोएक्टिव नहीं है तो भाई हमारे पास जो रिएक्ट करने की इस्तेदाद भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते, ना प्रोएक्टिव है ना रिएक्टिव है। तो इसलिए फिर जाहिर बात है इमरजेंसी के सिनेरियोज जो हमारे सामने होते हैं वो फिर ऐसे गुजर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का बंदा आ जाए तो हमारी हेल्प कर दे तो ठीक है, अदरवाइज हम बजाते खुद कुछ नहीं कर सकते। तो BLS जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसके बहुत से कंपोनेंट हैं। टाइम बहुत कम है, मुझे आधा पौना घंटे का कहा गया है। सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि हमारे रोज़मर्रा में आपके सामने आता है वो ब्लीडिंग का इशू आता है। आप रोड्स पे जाते हैं और घर में भी अगर किसी को कट लग जाए, या इधर इंडस्ट्री है आपके इधर किसी को कट लग जाए, रोड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से गिरा है तो उसको इंजरी हो गई है, किसी को नहीं पता होता कि हमने उसके लिए क्या करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ब्लीडिंग कंट्रोल थोड़ा सा डिटेल से बताऊं, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं BLS के, कि आपने CPR कैसे करना है। अगर कुछ हार्ट का पेशेंट है और आपको पता है कि उसकी जो हार्ट है वो नहीं काम कर रहा, तो आपने उसको CPR कैसे करना है, और अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसकी फ्रैक्चर की क्या ट्रीटमेंट करनी है, इनका सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा। मेन जो हमारा पर्पज़ है थोड़े से टाइम में, उसमें हम ब्लीडिंग कंट्रोल को समझेंगे कि ब्लीडिंग अगर आपके सामने किसी भी किस्म की हो रही है तो आप उसमें अपना पॉजिटिव रोल कैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग कंट्रोल जो है वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है। खून के जाने से भी जो पेशेंट है वो हमारा शॉक में जाता है, और शॉक में जाने के बाद उसकी डेथ होती है। ठीक है, कोई है किसी के पास नॉलेज के ब्लीडिंग हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी बताएं भाई। चलो, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर पट्टी बांध देंगे। जी पट्टी बांध देंगे। जी खून जाने का ही वो पट्टी बांध देंगे। और कोई पट्टी बांधने के अलावा कोई बंदा बताना चाहे? जी वो कह रहे हैं जी अगर हाथ पे है तो उनको ऊंचा कर देंगे, और अगर टांग पे हो तो सर फिर क्या करेंगे? पाँव पे हो तो? सर अगर ज्यादा मसला है तो उसकी वैन ऊपर से बांध देंगे, पट्टी बांध देंगे टाइट करके, ताकि ये कह रहे हैं जी अगर कोई ज्यादा मसला है तो उसको फिर ऊपर से बांध देंगे। और कोई बंदा जी?
सारे ठीक बता रहे हैं मेरे भाई। इसमें मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी तरफ से इनपुट आना लाजमी है। एक तो माहौल भी बनेगा, आपको भी समझ आएगी कि हमारी क्या सोच थी और ये एक्चुअल में है क्या। सर में चोट लग जाए और उसमें ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम दबाए नहीं। और कोई भाई आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रही, मुझे इधर तो आ रही, आप में से प्लीज कोई बंदा मुझे बताए। जो भी आपके ज़हन में बात आ रही है खुलकर बताएं, इसमें सही गलत का तो ऑप्शन ही नहीं रखा हमने। अगर पट्टी ना हो तो हाथ के तेली से भी खून रोक सकते जी जी, हाथ के हथेली से भी रोक सकते हैं बिल्कुल। नहीं, ब्लीडिंग से रिलैक्स करने से तो नहीं खत्म होगी। चले हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। कि अगर आपके सामने एक पेशेंट आया है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। इसके लिए जो एडवांस लेवल पे जो हम प्रोफेशनल्स को ये तरीका समझाते हैं, उसके लिए हम 4 C's का एक्रोनेम यूज करते हैं। 4C का उम्मीद है ये इसलिए बनाया गया कि आपको ये याद रहेगा कि जब भी आपके सामने ब्लीडिंग हो तो आपको 4C याद आना चाहिए। C, ABC वाला C, 4C यानी C से बनने वाले 4 ऐसे अल्फाज जो हर वक्त आपके जहन में रहेंगे जब भी ब्लीडिंग हो रही हो। 4C का मेथड में पहला C जो है उसमें हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं बशीर साहब को तकलीफ दिया ताकि ये आपको साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि हमने ये काम करना कैसे जो मैं बता रहा हूँ। पहला C जो है उसमें हम कंट्रोल करते हैं। पहला C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। प्लीज आप मेरे साथ इसको दोहराएं। कोई मकसद ऐसा नहीं है कि कोई इधर को फिल्म चल रही है और आपने वो बस देख के चले जाना है। मैं चाहता हूँ आपके अंदर ये चीजें आ जाएं और इसको आप इंग्लिश में ना याद करें, उर्दू में याद करें। सराइकी में कहेंगे तो मैं उसमें भी बात करूंगा। हमारा मकसद कोई इस तरह का काम नहीं है। मेरा मकसद है कि आपके जहन में चंद ऐसी बातें डाल जाऊं जो आप कहीं ना कहीं जिंदगी में इस्तेमाल कर लें। तो पहला C किसके लिए होता है? कंट्रोल। पहले C में आप ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे। आप ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करेंगे? जिस तरह तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है सबसे पहले आप उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक कर लेते हैं आसानी के लिए कि हमारे बाजू पे जो है ना, इस जगह पे वो ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने ये करना है। अच्छा अब देखिए, 2 चीजें मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। आप सोचें कि आपने डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के लिए आप रोड पे हैं, आपके पास क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है जिससे आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? जरा सोच के बताएं। रोड पे है, एक पेशेंट आपको मिला है, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, आपने उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है तो आप सोचें आपके पास नॉर्मल रूटीन में कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे आप उसको डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हैं? कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है। सबकी जेब में रुमाल होता है और तय भी लगी होती है, ठीक है ना? सबकी जेब में रुमाल होता है, लेकिन इसमें एक कोशिश आपने करनी है कि रुमाल साफ होना चाहिए। गंदा रुमाल होगा तो फिर आपने उसको यूज नहीं करना क्योंकि वो नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसका जो भी वुंड है वो फिर ज्यादा नुकसान है। तो जी सबसे पहले हम उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट प्रेशर के लिए आपने अपना रुमाल निकालना है या जो भी आपके पास कपड़ा है उसको तय लगानी है और उसके ऊपर आपने चारों जो आपके फिंगर्स हैं वो रख के और उसको आपने दबाना है। और ये आपने 1-2 मिनट के लिए ही करना है। उसमें अगर उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो ये नहीं कि आप 10 मिनट लगा के खड़े रहे फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे, ठीक है? अगर ये नहीं हो रही तो जिस तरह इधर भाई ने बताया था कि हम उसको एलिवेट करेंगे, बाजू को एलिवेट करेंगे। अगर हमने देखा कि उसको जो है वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई डायरेक्ट प्रेशर से तो हम डायरेक्ट प्रेशर भी दे के रखेंगे। डायरेक्ट प्रेशर नहीं छोड़ना आपने, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रेशर छोड़ दिया और उसको बाजू को ऊपर कर दिया तो फिर वो कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट प्रेशर दे के रखेंगे और उसको एलिवेट करेंगे, ठीक है? एलिवेट करने का क्या फायदा होता है, यानी ऊपर बाजू करने का क्या फायदा होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? ब्लड का प्रेशर क्यों डाउन हो जाता है? ब्लड का प्रेशर क्यों डाउन हो? मैं ये कुछ सवाल नहीं कर रहा, मैं आपकी सोच लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट से ऊपर हो जाता है, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा बताया भाई ने कि जब किसी भी आपकी एक्सट्रीमिटीज, किसी भी बाजू, पांव, टांग, जिस्म के किसी हिस्से का भी लेवल आपके हार्ट से ऊपर होगा तो वहां ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर पाँव पे या टांग पे हो तो आपने उसको लिटा देना है और उसके पाँव के नीचे 2-3 तकिए रख देने हैं। इस तरह से भी उसका जो लेवल है वो हार्ट लेवल से ऊंचा हो जाएगा। एक नॉर्मली वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा
ऊपर से आपने उसको एलिवेट भी कर दिया और प्रेशर भी दे दिया, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अगर इनसे भी ना हो तो फिर आपने क्या करना है, अभी इधर से किसी ने बताया था, मैं उसकी भी तस्दीक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी, इसको भी रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक मेरे भाई ने बताया था कि जब इस दोनों चीज़ें काम ना करें तो आपने उसको बांध देना है। कौन कौन समझता है कि ये ठीक काम है? कौन कौन भाई समझता है कि ये ठीक काम है, हमको ऐसा करना चाहिए? 3 दोस्त हैं जो वो है। अच्छा, इसमें ना ये पहले ये स्टैंडर्ड्स में आता था कि आपने उसको टॉर्निके या जो वो होती है डॉक्टर्स के पास या प्रोफेशनल्स के पास, या आपके पास कोई रस्सी है, कोई चीज़ है, तो उससे आपने बांध दिया ताकि उसका ब्लड फ्लो कम हो जाए। ये पहले होता था, यानी कि ना जब तक इसमें कोई रिसर्च नहीं हुई थी। अभी होता क्या है कि जब आप इसको इधर से बांध देंगे, उसकी आर्टरीज आपने ब्लॉक कर दी, उसकी वेन्स आपने ब्लॉक कर दी, तो वो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा ब्लड के जरिए पहुँचती है। जब ब्लड आपने बंद कर दिया तो उसका पूरा बाजू मफलूज होने का खतरा होता है, और हो सकता है आप तो इमरजेंसी में गए हैं और आप बांध के और आप चले गए अपने घर, किसी ने खोला ही नहीं, 10 मिनट हो गया, 15-20 हो गया, आधा घंटा हो गया, किसी ने खोला नहीं। तो इसका इशू ये होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको ये नहीं बांधेंगे। आज ये जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं तो उस वक्त वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे वाले हिस्से को अलहदा से ब्लड दे रहे होते हैं। समझ आई है आपको? ये चीज़ क्लियर कर ले मेरे भाई। कहीं भी बात हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपने उससे पीछे किसी भी जगह से उसको ब्लॉक नहीं करना। ये मिथ है, ये मुआशरे में गलत एक फैलाई गई है चीज़, आप इससे अपना बाजू ज़ाया कर देंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमने सिर्फ इसका पहला सी थोड़ा सा पढ़ा है बेसिक लेवल पे कि आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं और क्लियर करना है, और ये आपने याद रखना है और आपने जाके बतानी है। ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत मतलब इफेक्टिव है। कौन कौन सी जगह से, चलो एक मैं सवाल आपके सामने पेश करता हूँ जो हमारे रोज़मर्रा में आता है। अगर किसी की नाक से खून आ रहा है, जिसको आप आम हमारे इस लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नक्सीर फूटी है, सबको पता है ना, तो उसको भी आप क्या करेंगे? वो भी तो ब्लीडिंग आ रही होती है ना नाक से, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर पे पानी डालते हैं। वेरी गुड, सर में पानी डालेंगे और आइसिंग वगैरह से ठंडा कर सकते हैं, बर्फ वगैरह उसके लिए। उसकी नाक ऊंची करना। नाक तो ऊंची रहनी चाहिए, ठीक है, नाक तो हर हाल में ऊंची रहनी चाहिए, और नाक मेरा नहीं ख्याल के हार्ट लेवल से किसी भी तरीके से नीचे जा सकती है। बहरहाल जी बिल्कुल ठीक बताया आपने कि उसके सर में पानी डालना चाहिए, और ये जो तरीके जी सर को नीचे करना चाहिए, ये भी ठीक कहा इन्होंने। और कोई बात आपकी तरफ से इनपुट्स आएंगी ना, आप सारे ठीक बता रहे हैं। रुई से नाक बंद करने से। ये भाई कह रहे हैं रुई से नाक बंद कर देनी चाहिए। कौन एग्री करता है इनसे? आपसे तो कोई एग्री नहीं करता भाई। अच्छा, मैं आपसे ये इसलिए थोड़ा सा ना फ्रैंक में जा रहा हूँ, फ्रैंकली बात कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ें अंदर जाएं। तो भाई इधर साइड में आ जाए। जब भी नक्सीर आपकी फूटती है, उसमें से ब्लीडिंग आ रही है, तो एक सबसे पहली मिथ ये जो है कि हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि इधर से आ रही है तो आप कहते हैं जी ऊपर कर लो नाक, और आगे से बंद कर देते हैं। कुछ लोग रुई रख देते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नाक से आते हुए खून को आपने इस तरह ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? अब ब्लॉक भी करना है और ऐसे भी नहीं करना, तो फिर कैसे करना है? खून तो रोकना है ना हमने, लेकिन ऐसे नहीं रोकना, तो फिर कैसे रोकना है? किसी के पास कोई आइडिया? सर के ऊपर पानी डालना, वो होगी बात, वो एक्यूरेट है, वो आपकी चीज बिल्कुल ठीक है, सर में पानी डालना चाहिए। हाँ, रिलैक्स जगह पे रिलैक्स करें, आप स्टेबल हो जाएं, लेट जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, इससे भी इफेक्ट होगा। ये भी बात काफी हद तक ठीक है। और ये नक्सीर फूटने की और भी वजूहत हो सकती है। उनमें से एक इन्होंने बताई है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वो तो फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, वो मतलब और भी चोट भी लगने से हो सकती है, और भी बहुत सी इश्यूज है उसमें भी हो सकती है। अच्छा, इसमें ये आपने एक मिथ क्लियर कर ली कि इसको आपने रोकना नहीं है। इस तरह के इसके सामने कोई आपने कोई चीज़ नहीं रखनी, नाक में नाक बंद नहीं करना, और नाक जिस तरह नॉर्मली कहते हैं कि ऊपर कर ले, तो आपने ऊपर भी नहीं करना, उसको बहने देना है। आप देखेंगे कि चंद सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो उसका ब्लड फ्लो जो है वो
खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि नाक में इतना खून नहीं होता कि वो बहता जाए। थोड़ी देर में जब उसका आपको लगे कि ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो आपने ये दोनों जो आपकी ये फिंगर्स हैं, ये इधर रख के उसको पिंच करना है। ये जरा रख के देखे, आपको आइडिया होगा कि जब आप इधर रखते हैं तो वो आपकी जो नरम हड्डी है वो आपके हाथ में आती है। सख्त हड्डी पे नहीं रखना, नरम हड्डी पे। जब आप इसको 1 मिनट के लिए पिंच करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। लेकिन आपने फ़ौरन नहीं रखनी है। जब आपको लगे कि ब्लड फ्लो कम हो गया है तो आपने इसको इधर से ब्लॉक करना है, नरम हड्डी से 1-2 मिनट के लिए आप इसको पिंच करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, तो आपका ब्लड ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है मेरे भाई इसमें? और ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डेफिनेटली, जिस तरह भाई ने बताया कि वो बहुत सी इफादियत है उसमें, बीपी भी आपका नॉर्मल होता है, रिलैक्स करने से भी वो बंदा पजल नहीं होना आपने। मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में ना, ये तो छोटी एमरजेंसी, इसमें तो कोई एमरजेंसी वाली बात नहीं होती, ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया है। तो लोग पजल हो जाते हैं, वो फिर ये नहीं देखते कि हम गंदे हाथ लगा रहे हैं, सही हाथ लगा रहे हैं। उनका मकसद होता है कि बस ये, हमें कहीं से सुना था कि इसको प्रेशर अप्लाई करना, तो हमने प्रेशर अप्लाई कर देना। कोई चीज़ ना मिले, अगर आप समझते हैं आपके हाथ साफ है तो अपने हाथ से भी आप उसको प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कंटेमिनेशन से आपने उसको लाजमी बताना है, ये बचाना है। अच्छा, एक और मिथ मैं आपको क्लियर करता चलूँ ब्लीडिंग कंट्रोल के हिसाब से, वुड के हिसाब से। आप मुझे ये बताएं, किसी को इंजरी हुई है, जख्म हो गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें पानी डालने से क्या इफेक्ट होगा? क्या उसके लिए मुज़र है या उसके लिए फ़ायदेमंद है? अपनी आपने सोच बतानी है, कोई सही गलत का कोई अमल दोबारा मैं आपको बता रहा नहीं है। नुकसान होगा उससे। पानी नुकसान, भाई कह रहे हैं पानी फायदेमंद है, नुकसान कोई बताएगा क्यों? आप कह रहे हैं नुकसान होगा। ये भाई कह रहे हैं नुकसान होगा। दोनों ही ठीक कह रहे हैं। अब आप बताएं फायदा कैसे होगा? सर जी ये है कि ब्लड कंट्रोल हो जाता है जी उससे, पानी लगाने से ना। नहीं, ब्लड कंट्रोल करने के लिए पानी यूज नहीं करते हम। ठंडा हो जाता नहीं जख्म? नहीं, ठंडा नहीं होता। ये भाई ने कहा जी वो कंटेमिनेशन जो हुई होती है वो साफ हो जाता है और उससे फिर उसको हील होने में फायदा मिलता है। आप बताइए नुकसानदेह कैसे है? मैंने पढ़ा था कि अगर आप पानी डालेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और उसके अलावा ब्लड पतला हो जाता है, तो ब्लड गाढ़े से पतले की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, इस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ये भाई बता रहे हैं कि जी क्लॉटिंग नहीं होती और जो खून है वो पतला हो जाता है, इस वजह से उसको कंट्रोल करना या उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। दोनों की बात काफ़ी हद तक ठीक है। अब ये देखें कि दोनों सही भी नहीं हो सकते और दोनों गलत भी नहीं हो सकते। कि हम कहेंगे जी उसमें पानी डालना भी नहीं है और दूसरी तरफ कहेंगे डालना है। हाँ जी, ये सर ने बताया इधर से कि पानी हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात मेरी याद रख लें, जब भी आपका ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, जब भी आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए तो आपने पानी उस पर लाजमी डालना। अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन है या कोई एंटीसेप्टिक चीज़ नहीं है तो जो पानी आप पी सकते हैं, एक बार याद रखें, जो पानी, ये नहर का पानी नहीं डाल देना आपने, जो पानी आप पी सकते हैं, जो हम अपने रूटीन में जो पानी पीते हैं, उससे हमने उस वाउंड वाश को धोना है, अच्छी तरह धोना है। अब मैं आपको बताऊं कि पानी का नुकसान कब होता है। जब भी आप रोड पे जाते हैं, इंजरी होती है तो मुख्तलिफ जिस्म पे ना मट्टी लगी होती है, जिस्म पे जख्म के साथ इर्द गिर्द भी मट्टी लगी होती है। जो पानी आप डालेंगे उसके साथ मट्टी भी उस जख्म के अंदर जाएगी ना। जाहिर बात है, जख्म के ऊपर मट्टी लगी हुई थी, आपने ऊपर से पानी डाला, वो और अंदर चली गई मिट्टी। पहले उसकी सुपरफिशियल लेयर पे थी, जब आपने पानी डाला तो वो अंदर चली गई। अब जब एक ले मैन, एक आम बंदा, अनप्रोफेशनल बंदा उसको ट्रीट करेगा तो वो उसको अच्छी तरह सफाई नहीं करेगा। एक तो जाहिर बात है वो इतना यूज टू नहीं होता कि उसको वाउंड से थोड़ा सा ना वो खौफजदा भी होता है, ब्लीडिंग से भी थोड़ा नर्वस होता है, तो वो समझता है पता नहीं इसको कितनी तकलीफ होगी, मैं इसको साफ नहीं करता, ऐसे छोड़ देते हैं। और जब राह गुजरता हो, कोई अपना भी ना हो, तो फिर बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह का ख्याल रखें। तो ब्लीडिंग आपने, अच्छा दूसरा सी पे चलते हैं, ये दूसरे सी में आना था। ब्लीडिंग में एक चीज़ और मैं आपकी मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। ब्लीडिंग के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रही है? जब ना समझ आ रही तो आपने मुझे बताना है, मैं ट्रैक चेंज करूँगा। अगर आप समझेंगे इससे प्रोफेशनल एडवांस लेवल पे जाओ तो वो भी जाएंगे, अगर और बेसिक लेवल पे गएंगे तो वो भी फिर हम कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आनी चाहिए, मकसद ये है। कौन सी जगह से ब्लड आए तो हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर मुंह से ब्लड आ रहा हो, मैं आपकी आसानी करता हूँ, अगर मुंह में ब्लड आ रहा हो मुंह से, तो आप उसको कैसे करेंगे डील? सर हेड से भी नहीं रोकना चाहिए, जो भी ब्लड आ रहा है उससे ज़ाया होने चाहिए। ये भाई कह रहे हैं ज़ाया, और आप क्या कह रहे थे? पानी से कुल्ली करनी चाहिए वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर?
उसको बेंड करना चाहिए, ये कह रहे हैं उल्टा करना चाहिए ताकि जो हो रही है वॉमिटिंग, वो ब्लीडिंग हो रही है, वो निकल जाए। और कुछ अगर कान से हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए? ये चीज़ें सिर्फ आपके जहन में नशीन करने के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अदरवाइज तो अगले सी पे चला जाना था मैंने। अगर कान से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। ये कह रहे हैं कि हेड का पूरा हिस्सा जो है, यानी कि इधर से लेके इधर तक जो भी हमारा पूरा मुंह है, चेहरा है, हेड है, इसका नहीं रोकना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं जो उसको वे फॉरवर्ड देंगे तो जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो निकल जाए। और नाक से अगर आ रहा हो तो फिर क्या करेंगे? सोचें जरा यार, मैं आपके अंदर एक सोच डालने आया हूँ बस। इससे ज्यादा 1 घंटे में, आधे घंटे में कोई किसी को क्या दे सकता है? सिर्फ सोच दे सकता है। नाक कान गले में से ये आपको एक बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ENT स्पेशलिस्ट होते हैं। ENT स्पेशलिस्ट के बारे में सुना है? एयर, नोज और थ्रोट, ये बेसिकली अंदर से एक ही सर्किट है, तो इसलिए इसका एक ही डॉक्टर होता है। नाक कान गले का एक ही डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट। उसकी वजह यह है कि ये अंदर से इंटरलिंक्ड है तीनों चीज़ें। अच्छा, अब कोई इंजरी हुई हमारे मेन रोड पे, जिस तरह बड़े हैं, बड़ी ट्रैफिक हुई, इंजरी हुई और किसी को सर पे चोट लग गई, सर पे चोट लगी, उसकी बाहर तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, यानी सर से आप देखेंगे ना तो किसी जगह से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, लेकिन उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कान से ब्लीडिंग हो रही है या मुंह से हो रही है, किसी भी जगह से हो रही है। तो आप क्या समझेंगे ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? मतलब दांत टूटने से भी तो ब्लीडिंग हो सकती है ना, लेकिन वो आपको नजर आ जाएगी ये दांत टूटा हुआ है। अगर इस तरह की कोई विजुअल चीज आपको नजर नहीं आ रही, कान का भी आपको ऊपर से पता चल रहा है कि ये ठीक है, अंदर से ब्लीडिंग आ रही है, तो आप क्या समझेंगे इसको क्या इश्यू है? जी, शरियान भी फट सकती है, बिल्कुल शरियानों में ही होता है खून, जारी बात है। हाँ, हेड इंजरी जब भी आप देखें, ये मैं आपको ना एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, जब भी आप देखें कि किसी के मुंह से, नाक से या कान से खून आ रहा है और उसको साथ में ऐड ऑन कर लें कि उसको मतली भी आ रही है, उल्टी भी आ रही है, ये ऐड ऑन कर लें एक चीज़ ना साथ, तो आपने फौरन आपका ज़हन जाना चाहिए कि इसको हेड इंजरी है। और हेड इंजरी में जो इंटरनल हेड इंजरी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जो बाहर से ब्लीडिंग हो रही होती है वो नुकसानदेह नहीं है, जो सर के अंदर हो रही होती है ब्लीडिंग वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब हम इसको रोकते क्यों नहीं? नाक, कान या मुंह से जो भी ब्लीडिंग होगी उसको आपने रास्ता प्रोवाइड करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए। कान में, इस कान में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको टिल्ट कर देंगे, इस तरफ झुका देंगे, ठीक है, इसमें हो रही है तो इसमें कर देंगे। नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप चेहरा नीचे कर लेंगे, उसको वे फॉरवर्ड देंगे कि वो ब्लीडिंग मजीद कोई अंदर चीज़ ना रह जाए। अगर मुंह से हो रही है तो फिर भी उसका मुंह खोलेंगे, पेशेंट का मुंह खोलेंगे और जाहिर बात है उसको ब्लीड करने देंगे। लेकिन हम इसको रोकते क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? जी, सर ने बताया कि वो ब्रेन को डैमेज करेगी। और कोई दोस्त हमारा बताना चाहेगा? जी, ये कह रहे हैं कि जो खून वहां पे जम जाएगा, मुंजमद हो जाएगा, ये कह रहे हैं क्लॉटिंग हो जाएगी। सब ने ठीक बताया। जब आप उसको वे फॉरवर्ड नहीं देंगे तो वो किधर जाएगा? अपनी जगह पे रुक जाएगा। जब अपनी जगह पे रुक जाएगा, ऊपर से आप उसको पानी भी डाल रहे होंगे, दूसरे ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, तो वो वहीं पे क्लॉट हो जाएगा। और जब वहाँ पे क्लॉटिंग होगी, ये थोड़ा फिर एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, जब क्लॉटिंग होगी तो आपका जो दिमाग के साथ बाकी जिस्म का राब्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अक्सर आप देखते हैं ना, लोगों को फालिज हो जाता है या लोगों को इस तरह का कोई एक जिस्म का हिस्सा है वो काम करना ख़त्म कर देता है, तो बेसिकली वो दिमाग का जो सिग्नल पहुंचना होता है जिस्म के उस हिस्से तक वो मुनक़ते हो जाता है। उसमें बहुत सी रीज़न हो सकती है। एक रीज़न ये भी है कि आपका जो क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग है, जिससे वो सिग्नल, वो ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमिशन वो ख़त्म हो गई है। तो 2 चीज़ें हमने इसमें याद की हैं अभी तक। एक तो नाक, कान, गले से ब्लीडिंग हो रही हो तो आपने नहीं रोकनी। नंबर 2, आपने ये देखा कि नॉर्मल जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, जिस्म है, उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो आपने डायरेक्ट प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद उसको एलिवेट करना है। ना एक मतलब ओरल की बात एक मेरी सुन ले बात।
ये हमारा जो निज़ाम है ना, अंदर आप गले में हम देखेंगे तो ये इंटरलिंक्ड है सांस और ग़िज़ा की नाली। ये मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि ऊपर से एक नाली आ रही है और नीचे से ये दो नाली हैं, एक ग़िज़ा वाली है और एक सांस वाली है। ये सर ने भाई ने सवाल किया, उसका मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एट ए टाइम ऊपर से सांस भी उसी नाली से आता है और ग़िज़ा भी। नीचे जब उसको डाइसेक्ट करते हैं तो ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ा वाली नाली में चली जाती है, और जो हम ऑक्सीजन या हवा से सांस ले रहे हैं वो सांस वाली नाली से फेफड़ों में चली जाती है। अब होता क्या है, फिर वही बात जो भाई ने बताई कि जब किसी के सर में चोट लगी हो तो उसको उसकी वो जो सिग्नलिंग मैंने आपको बताई है उसका काम करना वो प्रॉपर नहीं होता। तो जब कोई भी पेशेंट, कोई भी इंजर्ड पर्सन सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो, यानी कि बेहोश हो या नीम बेहोश हो, उसको आपने ऑरली कोई चीज नहीं देनी। समझ आ रही है मेरी बात? नीम बेहोश हो या मुकम्मल बेहोश हो, उसके मुंह में आपने कोई चीज नहीं देनी, ना कोई मेडिसिन देनी है, ना आपने दूध देना है, ना आपने पानी देना है, या ना कोई किसी और किस्म का कोई मल्टीविटामिन या जो भी है, कुछ भी नहीं देना। उसकी वजह यह है कि वो उसकी सांस की नाली में चला जाएगा। जब ऊपर से आप ग़िज़ा डालेंगे तो दिमाग ने सांस वाली नाली बंद करनी थी और ग़िज़ा वाली नाली खोलनी थी। जब दिमाग हेड इंजरी हुई है, वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो जो ग़िज़ा आपने डाली है वो कुछ ग़िज़ा की नाली में चली जाएगी, कुछ आपकी सांस की नाली में चली जाएगी। और जब सांस की नाली में चली जाएगी तो क्या होगा? सांस रुक जाएगा। तो ये आप उसको सही करने की बजाय उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी की तरफ धकेल रहे हैं। समझ आइए बात को? तो ये भी मिथ है। भाई का बहुत ही अच्छा सवाल था और बड़ा टाइमली क्वेश्चन किया इन्होंने कि आपने ऑरली चीज किसी को सेमी कॉन्शियस या अगर वो कॉन्शियस है, आपसे बातचीत कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, आपका नाम बता रहा है, और आप उससे पूछें कि आपको ये चोट कैसे लगी, उसको 2-4 सवाल करें। अगर वो सब चीज़ें सही बता रहा है, उसकी मेमोरी ठीक है, तो फिर आप उसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर जो भी वो पसंद करे, दूध पसंद करे, जो भी चीज़ पसंद करे उसको आप दे सकते हैं। सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कुछ नहीं देना। बेहोश और नींद, जो पीछे नींद तो नहीं आ रही भाई को, मैं इसलिए आपको बार बार बुला रहा हूँ कि ना आप थोड़ा बोलते रहें। तो जी सेकंड स्टेप पे जाहिर बात है जिस तरह की ऑडियंस हो उसी लेवल पे रहना चाहिए। मैं तो सराइकी में बात करना चाह रहा हूँ कि शायद ये ज़्यादा समझे, तो एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो फिर जाहिर बात है मैंने अभी तक कोई मेडिकल टर्म यूज़ नहीं की है, ठीक है ना? मैंने नोजिया का लफ्ज़ यूज़ किया, ना वॉमिटिंग का लफ्ज़, किसी कोई मेडिकल टर्म मैंने यूज़ नहीं की। अब ये भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि चलो आपको समझा सकूँ। बेहोश और नींद बेहोश जो लोग हैं उनको आपने मुंह से कोई चीज़ नहीं देनी, ना मेडिसिन देनी है, ना दूध देना है, ना कोई और मिनरल देना है, ठीक है? और कोई सवाल आपका इस हवाले से, ब्लीडिंग कंट्रोल के हवाले, पहले सी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, जिसमें हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल किया है। अब हमारी ब्लीडिंग हो रही थी, हमने ये देख लिया किस किस जिस्म के हिस्से से हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, किस हिस्से से नहीं करना। कोई सवाल है तो आप बताएं, किसी के जहन में कोई किसी भी किस्म की कोई बात आ रही है तो वो शेयर कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यार आपके जहन में सवाल आए, ऐसा हो नहीं सकता, या तो आपको समझ नहीं आ रही बिल्कुल ही, या पता नहीं मेरे ख्याल शायद ऑफिसर्स बैठे हैं इस वजह से नहीं शेयर करना चाह रहे। अच्छा शॉर्ट नहीं, मेरा पूरा फोकस है कि जिसमें जितनी मिथ आगे वाले जितनी भी चीजें हैं ना, जो 3 C's हैं उस पर टाइम नहीं लगेगा। मेन वजह ये, मेन चीज ये है कि आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है? तो मिथ मफरूजा जो हमारे मुआशरे में गलत चीज फैल जाती है ना, गलतुल-आम समझते हैं? गलतुल-आम, एक चीज गलत थी उसको इतनी दफा कहा गया, इतनी दफा कहा गया कि वो मतलब कि ना उसको सही समझने लग जाता है। जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ अक्सर करंट लग जाए तो उसको क्या करते हैं? मट्टी में दबा देते हैं। ये गलतुल-आम है, इसको मिथ कहते हैं जी। आईवी नहीं, ये देखिए, ये तो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में जाके, वो तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से होगा ना। एक लेमैन जो रोड से गुजर रहा है उसका तो इससे कोई कंसर्न नहीं है।
उसके बाद तो सिर्फ ये होगा कि उसके पास रुमाल है, आपने कमीज कपड़े पहने हुए हैं, उसमें रहते हुए उसने क्या करना है ये हम पढ़ा रहे हैं। ब्लड क्लॉटर तो वो इधर आपको खानेवाल में भी नहीं लगेगा, वो मुल्तान में जाके लगाना पड़ेगा, जो चीज आप बात कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं है आपका, ब्लड कंट्रोल हो गया आपका। नाक कान गले को आपने नहीं छेड़ना, ब्लीडिंग होने देनी है। जब ब्लीडिंग रुक जाएगी खुद ब खुद ही रुकेगी। बात 1122 पे डेफिनेट आपने कॉल करनी है साथ में। लेकिन वो आप जो आप है ना, आप जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आपने अपना काम जारी रखना है। आपके पास 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे फौरन ही, जिनको पता भी नहीं होगा कि हमने क्या करना है। आपने उनको कहना है कि 1122 पे कॉल करें। आपने अपना काम जारी रखना है। आपको बेसिक लेवल की नॉलेज तो है ना कि हमने इसको डायरेक्ट प्रेशर देना है, एलिवेट करना है। अगर वो नहीं होता तो फिर आगे वाला प्रोसीजर बताता हूँ आपको। लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं पता उसको आपने कहना है कि यार अपने नंबर से 1122 कॉल मिला, उसको बताओ कि जी ये बंदा है, इसकी ये हालत है, इस तरह की इंजरी हुई है और आप हमारे लिए जो है सपोर्ट फ्राहम करें। तो फिर उधर से एम्बुलेंस या मोटर बाइक्स जो भी होगा वो आपके लिए आएगा। इमरजेंसी में ब्लीडिंग कंट्रोल की हद तक डायबिटिक का कोई शाम तो उसको कोई चीज ऐसी दे ही नहीं रहे। जी सर, नहीं वो बात की बात है। ये भाई कह रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उसकी क्लॉटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग के लिए जो हमारे जिस्म में विटामिन है वो विटामिन के है। अगर किसी के जिस्म में विटामिन के इनफ है तो उसकी क्लॉटिंग होगी। ये बात इनकी काफ़ी हद तक ठीक है कि उसका जो जख्म है डायबिटिक पेशेंट का वो जल्दी हील नहीं होता। लेकिन वो बात की बात है, हम एमरजेंसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो तो कोई इशू नहीं। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे वो आपकी पहले शुगर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ब्लड कंट्रोल करने में डायबिटीज कोई आपके आड़े नहीं आएगी। जब आपने डायरेक्ट प्रेशर देना है तो वो डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, वो एक ही तरह से उस पर इफेक्ट होगा, उसका कोई इशू नहीं। हाँ, आगे प्रोसीजर में फर्क है। और कोई सवाल? जी भाई, जो बंदा 1122 पे कॉल करता है ना, फिर उसको कहते हैं साथ चलो हॉस्पिटल में हमारे साथ। नहीं ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रेस्क्यू 1122 कैसे काम करता है। कोई किसी को नहीं कहता कि हमारे साथ चलो। बेसिकली बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अनअटेंडेड होते हैं। यानी एक बंदा अगर लाहौर से कराची जा रहा है या मुल्तान ही जा रहा है और उसका इधर हमारे इलाके में या हमारी विसिनिटी में हो जाता है तो उसका कोई अटेंडेंट नहीं होता साथ में जाने के लिए। तो ये एज्यूम किया जाता है कि जो बंदा कॉल कर रहा है वो उसमें इतनी सोशल नॉर्म्स हैं कि वो शायद साथ जाए। किसी को ये नहीं कहा जाता आप साथ चलें। पूछा लाजमी जाता है कि आप साथ चलेंगे, क्या आप इसके अटेंडेंट हैं, क्या आप साथ चलेंगे। हमारा ये मतलब ना ये एक डेकोरम है कि हमने रिस्पॉन्ड करना है जो भी लोकेशन है। अभी नया तरीका ये है कि जो बंदा कॉल करेगा ना, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता चलो, सवाल हो गया क्योंकि जो बंदा भी रेस्क्यू 1122 पे कॉल करेगा उसकी कॉल हमारे कंट्रोल रूम में जाएगी। कंट्रोल रूम हमारी जो एम्बुलेंस होगी उसको कॉल करेगी कि फलां जगह पे एक हमारे कॉलर ने कॉल की है, उसने बताया है कि इस तरह का पेशेंट है, वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। अब होगा क्या कि हमारे एम्बुलेंस के पास भी एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है। हमारा कंट्रोल रूम उस कॉलर को और उस एम्बुलेंस को डायरेक्ट कर देगा। अब वो एम्बुलेंस वाला और वो कॉलर आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। अब वो जो मेडिकल जो प्रोफेशनल बंदा बैठा है वो उससे पूछेगा, जी भाई आपने अभी तक क्या किया है, आप उधर कुछ कर रहे हैं, किस तरह का पेशेंट है, क्या हुआ है, अभी क्या सिचुएशन है। लेकिन मीनवाइल जो 7-8 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उसको लगेंगे वहां तक पहुंचने में, उसमें आपने क्या किया है ये बहुत अहम है। उसने गाड़ी ने तो अपनी रफ्तार से आना है। हो सकता है रास्ते में जैम भी मिल जाए, कोई जंप भी आ जाए, गाड़ी खराब भी हो सकती है, सो ऑन सो फोर्थ। आपने क्या किया उस 5 मिनट में, ये हम चेंज करना चाहते हैं माइंड। नींद बेहोश है, कोई मसला नहीं है। नींद बेहोश है तो क्या इसमें क्या हो गया। आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो नींद बेहोश है तो कोई इशू नहीं है। आपको आपने क्या करना है कोई, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज आपको समझ आ रही है उसमें आप क्या कर रहे हैं। नींद बेहोश तो एक एडवांस लेवल की प्रोफेशनल बंदा आएगा ना, वो आएगा ऑक्सीजन में शिफ्ट करेगा, उसको ऑक्सीजन लगाएगा, एम्बुलेंस में शिफ्ट करेगा, उसको ऑक्सीजन लगाएगा। आप तो ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर एडवांस लेवल की प्रोफेशन, जहां तक आप कुछ कर सकते हैं आपने क्या किया, ये बात हो रही। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। नींद बेहोश और बेहोश का जो ट्रीटमेंट है ना वो आपको आगे जा, मैं उसको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। आज मेरा मोटिव है कि मैं ब्लीडिंग कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करूं। ये जो नींद बेहोश और बेहोश है ना उसका आगे आ रहा है,
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है CPR, वो उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये डमी हमने इसलिए रखी है, ये आपको उस पर बताएंगे कि उसके लिए आपने क्या करना है। जल जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? ये फिर आप ब्लीडिंग कंट्रोल से निकल रहे हैं, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो जवाब देना जरूरी है। सबसे पहले तो जब भी आप, इसमें भी मिथ है, जब आपका जिस्म जल जाता है फिर भी हमारे मुआशरे में एक मफरूजा है, गलतोलाम चीज़ है। चलो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, आप क्या करेंगे? एक बंदा था वो जल गया, आपको पता चल गया उसका ये बाजू जल गया, आप क्या करेंगे? बताएं 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 बताएं, मुझे पता है आपके जहन में बहुत सी चीजें चल रही है, बताएं क्या करेंगे? दूध डालेंगे, भाई ने कहा दूध डालेंगे, और बताएं जल्दी बताएं। कोलगेट लगाएंगे, टूथपेस्ट लगाएंगे, प्लीज। और ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, और भाई प्लीज इनपुट आनी चाहिए आपकी तरफ से ना, कि आपके घर में अगर हो जाए, आज से पहले अगर आपके घर में ये हो जाता, आप क्या करते? क्या? ऑक्सीजन खत्म करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन कह रहे हैं कि वो आग को जो खत्म करेंगे, वो तो आपका लैदा हो गया ना जिस्म अब आग से। आई कह रहे हैं कि जी वो आग जो लगी हुई थी उसको बंद करेंगे। और कोई चीज? साफ कपड़े से उसको लपेटेंगे, साफ कपड़े से लपेटेंगे। और कोई चीज? प्लीज प्लीज प्लीज, आप हर बंदे की तरफ से इनपुट आनी चाहिए। नील, ये भाई ने बताया नील लगाएंगे। और कोई बंदा? ये ग्रीस लगा देते हैं। और भाई प्लीज इनपुट दें, आप सारे इनपुट दें। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई जल जाता आप क्या करते? अब ये देखिए ना, मेरी बात सुनिए, अब कितनी सारी मिथ्स हमारे सामने आ गई, कितनी सारी चीजें। हर बंदे का अपना ज़हन है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, अपनी नॉलेज है, उस हिसाब से वो उसको रिएक्ट करता है। इसी रिएक्शन को चेंज करना जो है ना, वो हमारा मकसद है। कि जब आपके घर में कोई जल जाए, कोई बच्चा है, पहली तो बात है कि आप माशाल्लाह सारे बाशऊर लोग हैं, आपके घर में प्रॉपर स्किन ऑइंटमेंट पड़ी होनी चाहिए। अगर आप माशाल्लाह जिस तरह है, यंग है, पढ़े लिखे हैं, बात को समझते भी हैं, आपके घर में स्किन ऑइंटमेंट पड़ी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या लगाना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो इधर से किसी भाई ने मुझे बताया था कि उसको ऊपर सबसे पहली बात जो है, आपने उसको ठंडा पानी डालना है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो फौरी रद्द अमल आप दे सकते हैं, उसके ऊपर आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग समझते हैं? आइस क्यूब्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसकी थैली बनाई जाती है, और वो थैली जो है वो इस तरह उसके ऊपर रखी जाती है, उसको हम आइसिंग कहते हैं। क्योंकि वो एक्सट्रीम ठंडा पानी होता है ना, बहुत ज्यादा, यानी कि होता है। अगर वो नहीं है तो आपके पास जो भी पानी लेकिन फिर वही बात, कंटेमिनेटेड पानी नहीं होना चाहिए, पीने वाला पानी होना चाहिए। ठंडा मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ठंडा भी नहीं मिलता तो आप सादा पानी आप किसी भी नलके से, मोटर से, घर में जहाँ भी पड़ा है तो आप उससे लेके डाल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। और आपने कितनी देर के लिए पानी डालना है उसके ऊपर? ये तो नहीं है कि आपने एक गिलास लिया और उसके ऊपर डाला और आपने कहा जी मैंने तो पानी डाल दिया था उसके ऊपर। जब तक उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। अच्छा, ये बात भाई ने बहुत अच्छी बताई है कि जब तक जलन खत्म ना हो जाए। पानी जलन को कैसे खत्म करेगा? किसी के पास है कोई आइडिया? इस सवाल से फिर सवाल लंबा होता जा रहा है, पहला सी है, देख लें आप। पानी जो जिस्म के ऊपर जलने से जो स्किन की लेयर एक उतरनी शुरू होती है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन जो उसको खत्म करता है, इसके अंदर उसको जज्ब कर लेता है, वो फिर ये पानी इसको नॉर्मल कर देता है उसकी जलन को। काफी हद तक भाई का बात ठीक है कि वो स्किन डैमेज जो हुई होती है उसको रिपेयर करने में इसका एक छोटा सा अमल होता है पानी का, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अच्छा, ये आपको बताऊं कि ये जो टूथपेस्ट लगाया जाता है, ये जो नील लगाया जाता है, भाई ने बताया ग्रीस लगाया जाता है, और पत्नी किसी एक दोस्त ने और भी कोई चीज बताई थी, इन्हीं चीजों को मिथ्स कहा जाता है। ये इतनी गलतलाम चीजें हैं कि अब हम इसको ठीक समझना शुरू कर दिए। भाई उसको आपने कोई चीज नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ आपके घर में जो ठंडा पानी मौजूद है, रोड पे कोई ठंडा पानी, अब ये इधर आप काम कर रहे हैं, आपके दोस्त को कोई हाथ जल जाए, कोई गर्म चीज को हाथ लग गया और उसका हाथ जल गया, तो आप क्या करेंगे? इधर तो ना टूथपेस्ट है, ना नील है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी हर जगह अवेलेबल है। तो मेक श्योर करना है आपने उसको ठंडा पानी डालते रहना है, जितना ज्यादा डाल सकते हैं। बल्कि कई तो हमारे डॉक्टर साहब थे, वो कहते होते थे कि आपने टूटी के नीचे कर देना उसका हाथ, शावर बना के ना टूटी का, यानी उसको ज्यादा स्ट्रोक ना लगे, शावर बना के और उसने आपने टूटी के नीचे कर देना है। इससे तो साफ पानी होगा, उसका वाउंड वॉश भी हो जाएगा और साथ में उसको ठंडक भी मिलेगी। उसके बाद आपके पास अगर स्किन ऑइंटमेंट है, कोई बर्नॉल पड़ी है, कोई पोलीफेक्स पड़ी है, कोई क्विंच क्रीम पड़ी है,
इस तरह का कोई भी स्किन ऑइंटमेंट आपके पास पड़ा है जो उस जख्म को ठंडक, ये भी बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये भी ठंडक ही पहुंचाते हैं। किसी नहीं, हल्दी नहीं यूज, किसी किस्म का कोई ऑइंटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। दो ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप दिमाग से निकाल दें प्लीज। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके जहन में कोई पॉजिटिव चीज डाल देनी और नेगेटिव चीज निकाल देनी। दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठंडा पानी डालना है आपने, उसके बाद अगर आपके घर में पॉलीफैक्स, क्विंच क्रीम, बर्नॉल या कोई भी इस तरह का स्किन ऑइंटमेंट पड़ा है जो उसकी हीट को खत्म करेगा, वो आपने डालना है। फिर आप उसके बाद अगर आपके कोई करीब डिस्पेंसरी है उधर आप ले जाएंगे, वो फिर उस पर पट्टी कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन पानी डालना और उसके ऊपर स्किन ऑइंटमेंट डालना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। तो कोई हल्दी नहीं लगानी, कोई नील नहीं लगाना, कोई ग्रीस नहीं लगानी, कोई टूथपेस्ट नहीं लगाना। ये चीज़ें प्लीज़ आप अपने इर्द गिर्द भी जाके लोगों को बताइएगा। और ये सारी चीज़ें पता क्यों लगाई जाती है, ताकि उससे ना ठंडक पहुँचती है। और अगर आप कभी लगा के देखें ना, वाकई ठंडक पहुँचती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जख्म के लिए कोई कारआमद चीज़ है। सर अगर गर्म पानी से जल जाता है तो पानी डालने से तो वो फूल जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई कुछ किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है। असल में बेसिकली पानी का मकसद और है, फूलना या ना फूलना वो और चीज़ होती है। अच्छा चले एक और मिथ, अब मिथ सी इतनी है, मैं क्या करूं, अगर आपके छाले बन जाते हैं तो वो ठीक होते हैं, खराब होते हैं? अगर किसी का जिस्म जला है और उसके ऊपर छाले बन गए हैं, वो ठीक होते हैं उसके जख्म के लिए या खराब होते हैं? क्यों ठीक क्यों होते हैं? नहीं, वो तो नहीं लुतरी होती ना, अभी तो फटा थोड़ा है जाला, अभी तो बना है सिर्फ। सही कह रहे हैं आप, उसका जो जी उसके ऊपर बन रहे हैं ये उसके लिए ठीक होते हैं। इसको अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं ये देखो उसका जिस्म जल गया और छाले बन गए और पतली क्या क्या होगा, तो ये उसके वुंड के लिए, ये उसका जो जख्म है, जो उसका जली जगह, उसके लिए ये चीज़ बेहतर होती है। उसको ठंडा रखने में भी ये काम आती है और उसके अलावा भी इसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जलने के दौरान उसके अंदर इनपुट है वो निकल जाती है पानी के थ्रू, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है। इसको आपने वो, मैंने 1-2 जगह पर ये भी देखा है कि उसको वो कभी सुई के साथ या किसी कांटे के साथ उसको ख़त्म भी करने लग जाते हैं। तो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना, उसका एक टाइम होता है, उसके बाद वो फ़ौरन फट जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे, हील होने शुरू हो जाएंगे। आपने 2 काम करने हैं बस, पानी डालना है और उसके बाद अगर आपके पास स्किन ऑइंटमेंट कोई पड़ा है, पॉलीफैक्स, बर्नॉल, क्विंच क्रीम या और भी कोई भी है, तो वो आपने लगाने। बस 2 बातें आपने याद रखनी है, तीसरी कोई बात नहीं। पट्टी फिर होती रहेगी, बाद में वो फिर जारी बात है किसी डिस्पेंसरी पे किसी चीज़ ले जाएं और उस पर फिर आप रख के। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे सी पे। पहला सी हमने कंट्रोल कर ली, अब हमने ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली। दूसरा सी, हम उस जो वुंड है, जो जख्म है, उसको क्लीन करेंगे। अब मुझे बताएं कि हम उसको क्लीन कैसे करेंगे, इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से बताएं कि आप उसको कैसे क्लीन करेंगे। एंटीसेप्टिक से होगा। एंटीसेप्टिक क्या होता है, आपको पता है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है? जर्म्स किल करते हैं सर, पायोडीन। नहीं, आप पायोडीन। और कौन सा होता है एंटीसेप्टिक? मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले सिगरेट के साथ साफ नहीं करना आपने, वो बाद का अमल है। सबसे पहले फिर वही बात, जो भी चीज अवेलेबल है इमरजेंसी में, आपके पास ना पायोडीन अवेलेबल होगी ना आपके पास सिगरेट अवेलेबल। मैं आप ये कह रहा हूं कि आपको रोड पे एक पेशेंट मिला है, आप क्या करेंगे? पानी के साथ साफ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके अंदर किसी किस्म के मिट्टी के ज़रात ना जाए। उसको अच्छी तरह वॉश करेंगे, रुमाल निकालेंगे, रुमाल में उसको बनाएंगे और उसके अंदर से अच्छी तरह उसकी क्लीनिंग करेंगे। मकसद क्लीनिंग का क्या है कि कोई किसी किस्म का हार्मफुल बैक्टीरिया या इस तरह के जो जर्म्स हैं वो उसके अंदर ना रह जाए। क्लियर है? तीसरा सी क्या है जी हमारा? तीसरा सी है जी, हमने उस जो वुंड है उसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे? वो है आइडिया आपके पास? नहीं, वो अब डालना तो बाद की बात है, क्लोज कैसे करेंगे? तो सिंपली आपके लेवल की यही बात है कि आपने कोशिश करनी है उसको क्लीन कर लिया। अब अगर वुंड बहुत सी किस्म के होते हैं वुंड, अगर आप देखते हैं कि वो बहुत बड़ा कट लग गया है तो आपने उसको क्रीप करना है। और इसमें कोई ये नहीं है कि आपने क्रीप करके बैठे रहना है, बस उसको क्रीप किया। उसके बाद हमारा चौथा आता है वो है कवर। कवर कैसे करना है आपने?
आपके पास इस तरह का रुमाल होगा आपकी जेब में, आपने उसको जब क्लोज कर लिया तो आपने उसके ऊपर ये रखना है, रखने के बाद आपने उसको बैंडेज कर देनी है। समझ आई? 4C मैंने आपको बताया, पहला C था कंट्रोल, दूसरा C था क्लीन, तीसरा C था क्लोज और चौथा C था कवर। ये इंग्लिश में है, आप इसको उर्दू में याद करें। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि शायद कुछ लोगों को याद रखने में आसानी हो। अगर कोई नहीं याद रख सकता तो सिंपली ये याद रखे कि आपने सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, फिर क्लीन करना है, फिर क्लोज करना है और उसके बाद उसके ऊपर गाज पीस या आपका रुमाल रख के जो भी चीज़ है उस पर पट्टी कर देनी है। आपको एक कोई ब्लीडिंग कंट्रोल से कोई सवाल है तो बताएं। जी सर, रगड़ असल में इसमें भी अब बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। रबड़ जो जख्म होता है ना, ब्लीडिंग, अब बहुत सी लेयर्स है हमारे स्किन की ना, जो सुपरफिशियल लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जब वो डैमेज होती है तो उसमें से खून नहीं निकलता। आप देखते हैं कि वैसे रगड़ नजर आ रही होती है ना, ब्रूजिंग कहते हैं जिसको। आप है ब्रूजिंग आइडिया है कि जी हम कहते हैं कि जी इसकी ऊपर वाली तह छीली गई है लेकिन ब्लड नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए भी यही है कि आपने उसको सिर्फ साफ करना है और साफ करने के बाद पॉलीफैक्स अगर आपके पास मौजूद है तो आपने पॉलीफैक्स अप्लाई कर देनी है उसके ऊपर, बस सिंपल है। उसमें तो ब्लीडिंग हो ही नहीं रही होगी ना। आप क्या कह रहे थे? मट्टी चली है तो उसमें आपने साफ करना है, प्रेशर के साथ पानी डालें। अगर आप समझते हैं कि मट्टी को कोई ज़रात अंदर रह गए तो आप कोई प्रेशर वाली कोई चीज़ बनाएं और उसके साथ उसको प्रेशर से डालें ताकि वो दूसरी चीज़ से निकल जाए। अच्छा, ब्लीडिंग कंट्रोल हमारा यहाँ पे बेसिक लेवल पे आपका यही काम है, मिथ्स आपने क्लियर करनी है और इसी पे आपने आगे जा। अब एक सवाल भी आया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी कोई पेशेंट बेहोश है या नीम बेहोश है, उसको आप क्या करेंगे। एक सवाल आया था कि मैं कहा था मैं बाद में बताऊंगा। नीम बेहोश या बेहोश को आपने कंसीडर करना है। जब भी आप जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उसकी सर्कुलेशन चल रही है कि नहीं चल रही, यानी दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा। कैसे चेक करेंगे आप? नब्ज चेक करनी आती है आपको? आपने अपनी नब्ज पे हाथ रखें। ये आपका अंगूठा है ना, इसके नीचे इसको कहते हैं रिस्ट बोन। ये अंगूठे के नीचे रिस्ट बोन के बिल्कुल साथ आपने ये दो उंगली जो है अपनी इंडेक्स और सेंटर उंगली ये इस तरह रखें, रिस्ट बोन के बिल्कुल साथ। फील हुआ है आपको? ये आपकी बेसिकली ब्रैकियल नर्व है, यहां से आपने चेक करना है। अगर यहां से आपको नहीं आ रहा तो ये रेडियल पल्स है, ये ब्रैकियल पल्स है, फिर यहां से चेक करते हैं। अगर यहां से भी नहीं आ रहा तो जो प्रोफेशनल लोग हैं जो मेडिकल को समझते हैं वो फिर यहाँ से कैरोटिड पल्स को देखते हैं। लेकिन ये ले मैन के लेवल की चीज़ नहीं है कैरोटिड। आपने ये रेडियल की हद तक रहना है। आप गए हैं, आपने देखा है कि उसकी रेडियल पल्स नहीं चल रही, अब मैं क्या कर सकता हूँ? पेशेंट नीम बेहोश है तो सबसे पहले एज ए ले मैन आपने उसको कंप्रेशन शुरू करनी है, चेस्ट कंप्रेशन। उसके लिए चंद एक चीज़ें जो हैं मैं जल्दी जल्दी आपके साथ दोहरा देता हूँ। आपने पेशेंट को हमेशा लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करके उसके कंधे के सामने बैठ जाना है बिल्कुल, यानी कि उसका जो शोल्डर हो वो आपकी साइड वाली नी उसके बराबर हो। फिर उसके बाद आपने ये क्या करना है कि ये जो दरमियान वाली हमारी हड्डी होती है ना, दोनों साइडों पे पसली है और दरमियान में एक हड्डी आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। आपने क्या करना है, ऊपर से एक लाइन लगानी है और एक ये निप्पल है जो हमारे हैं, इनको आपने क्रॉस करना है। तो जहां पे ये क्रॉस होगी ना, ये स्टर्नम वाली लाइन और ये निप्पल लाइन जहां पे क्रॉस होगी वहां पे आपने अपना पावर हैंड रखना है। अगर आपका पावर हैंड जो भी है वो आप ऊपर रखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप दायां हाथ पावर हैंड है, बायां आप नीचे रखेंगे और दायां ऊपर रखेंगे, फिंगर्स क्रॉस करेंगे। ये देख लें जैसे किया हुआ है, फिंगर्स आपने क्रॉस करनी है। ये वाली जो आपकी जगह है हथेली की, ये उस जगह पे आएगी जहां पे स्टर्नम और निप्पल लाइन आपस में मिली है। ये आपने इस तरह रख लिया। बाजू आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आपकी जो आई है वो उसकी चेस्ट कंप्रेशन की तरफ होनी चाहिए, उसके चेहरे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, आप चेहरे को देख रहे हैं, आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। अब चेस्ट कंप्रेशन कितने देने हैं और कैसे देने हैं, ये जो होता है ना हमारा ये पसली, इसमें डायाफ्राम की तरह ना एक लचक है। डायाफ्राम समझते हैं ना, उसकी तरह एक लचक है। तो ये अप डाउन मूव करती है। जब अप डाउन मूव करती है तो ये जो दिल हमारा बंद हो चुका है उसको चलने में एक सपोर्टिव किरदार अदा करती है। तो इसमें हम इन्फेंट के लिए जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 1 साल से भी छोटे हैं, उनको हम 1 इंच तक हम इसको दे सकते हैं। ले मैन के लिए बता रहा हूँ, आम जो जिस तरह हम हैं सारे जब रोड पे जाएंगे,
अगर कोई अडल्ट है, आप में से जिस तरह हम सब की एज है, अडल्ट है, तो हम 1.5 से 2 इंच तक डेप्थ तक उसको स्ट्रोक देंगे। और ये जो कंप्रेशन है ये 1 मिनट में आपने 100 करने हैं कंटिन्यूस। ये लेमैन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, अगर आपको नो हो है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी आपने करने कैसे है इसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दिलवा देता हूँ कि जब आप गए, आपने अप्रोच किया, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, आपने नी बैंड की, आपके बाजू स्ट्रेट होने चाहिए, आपने लोकेशन को सही पता होना ज़रूरी है। स्टर्नम पे लाइन लगाई, निपल लाइन पे लगाई, जहाँ पे वो मिल रहा था पॉइंट, वहाँ पे आपने अपना हाथ रखा, ऊपर से आपने अपना पावर हैंड रखा। अब आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, 1 मिनट में 100 करनी है, और आपने डेप्थ जो रखनी है वो 1.5 से 2 इंच रखनी है। तो देखिए कैसे करनी है, काउंट भी करें आप, 4 5 6 7, ये अपने अंदर आपने काउंट भी करना है, ये जरूरी है काउंट करना, वरना आपकी रफ्तार अगर ज्यादा तेज हो गई या कम तेज हो गई या डेप्थ कम ज्यादा होगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपने अंदर करना है, काउंट भी करना है अपने जहन में भी, हम तो ऊंचा कर रहे हैं, आपने जहन में करना है, और डेप्थ भी आपने मद्देनजर रखनी है कि उतनी होनी चाहिए। पावर हैंड आपने ऊपर रखना है हमेशा। जी दोबारा, आपका चेहरा जो है उसके चेहरे की तरफ होना चाहिए, ये ना हो कि उसको होश आ गया और आप लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी नज़र जो है उसके चेहरे की तरफ होनी चाहिए। जब आपको कोई सिम्टम्स मिले तो आपने उसको छोड़ देना है। और ये CPR जो चेस्ट कंप्रेशन है ये आपने उस वक्त तक करते रहने हैं जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती या वो बंदा होश में नहीं आ जाता। ये लेमैन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसके लिए जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट, उन्होंने रिसर्च की है, उसमें आप 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 उसको मुंह से सांस देते हैं, ब्रेथ, 2 ब्रेथ जिसको कहते हैं। 30 आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन दिए, उसके बाद आपने उसको 2 ब्रेथ दिए, फिर दोबारा 30 कंप्रेशन दिए, फिर 2 ब्रेथ दिए। ये 5 साइकिल आपने पूरे करने होते हैं। अब वो किस तरह करना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने उसके फॉरहेड पे हाथ रख के, उसके चिन पे हाथ रख के उसको पीछे की तरफ किया, टिल्ट किया, हेड को टिल्ट किया पीछे की तरफ, इस तरह टिल्ट किया, और आगे जो चिन है उसको आपने लिफ्ट करना है। इसको हम कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये रखना है कि उसको आपने ऊपर किया, ऊपर करके उसको मुंह खोला। मुंह खोलने के बाद आपने कोई भी साफ, अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है तो उसके मुंह पे आपने कपड़ा रखना है, उसके बाद आपने उसको ब्रेथ देनी है। और मतलब अगर कोई अटेंडेंट खड़ा है साथ में तो आपने उससे कंसेंट ले लेनी है कि मैं इसको ब्रेथ दे सकता हूँ, वो कंसेंट देगा। अगर कोई बाशऊर बंदा होगा तो आपको कभी भी रोकेगा नहीं, क्योंकि आप उसकी जान बचा रहे हैं। तो वो उससे कंसेंट ले लेनी है, वो आपको इजाज़त दे देगा, तो आपने उसको 2 ब्रेथ देनी है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आपने सिंपल उसको चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखनी है। इसमें कोई सवाल है? जल्दी जल्दी बताएं, कोई सवाल है? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फेफड़ा और सांस दोनों के लिए यही काम है, ये ही अमल जो है ये इफेक्टिव होगा। आपके फेफड़ों को भी ये करता है पंप, और आपके दिल को भी करेगा। नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं करना, ये सब फजूलियात है। मैंने आपको बता दिया, सिंपल बताया, बेसिक लेवल पे बताया। आपने चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, चेस्ट कंप्रेशन का रेट मैंने आपको बता दिया, डेप्थ बता दी, और आपको ये बता दिया कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने इसी को कंटिन्यू रखना है। नोज कंप्रेस करने को नहीं, नोज को कंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है नोज को। वो जब आप सांस दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा पिंच करते हैं, लेकिन वो लेमैन अगर ना भी करे तो उसमें कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप जब सांस दे रहे हैं तो फिर सारी बात उसको थोड़ा सा पिंच करेंगे, ताकि आप इधर से ब्रेथ दें और वो इधर से निकल ना जाए। वो सिर्फ इसलिए करते हैं। लेकिन अगर लेमैन हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें मैंने कर सकता है। आपने सिर्फ ये करना है कि जितना आपको पता है आपने उतना करना। और कोई सवाल प्लीज़? स्ट्रोक का जो आपने बताया 1.5 इंच 2 इंच से बढ़ जाए या कम हो जाए, वो इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है ना। अब पसलियाँ तो नहीं तोड़नी, 2 इंच से ज़्यादा करेंगे तो उसको वैसे आप नुकसान पहुँचा देंगे। अगर आप कम करेंगे तो उसको इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगी, ब्लड को प्रॉपर आप पंप नहीं करेंगे। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन की एक ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल की, उन्होंने ये स्टैंडर्ड्स डिवाइस किए। तो इसको आपने मद्देनजर रख के चलना है। जो इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, उसके लिए आधी इंच से एक का है। जो 10 साल से छोटा बच्चा है, जो चाइल्ड है 7 साल से छोटा बच्चा है, उसके लिए 1.5 इंच मैक्सिमम है। और जो हमारे जैसे जो एडल्ट हैं उनमें 1.5 इंच से 2 इंच है। 2 इंच से ऊपर नहीं जा सकते, 1.5 इंच से नीचे नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें आप ये भाई ने अब आप सवाल करें कोई इससे रिलेटेड है तो पहले ये ना, इसके रिलेटेड जिसका दिल नहीं चल रहा था, इसके रिलेटेड कोई बात है तो वो बताए, फिर हम सांस के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ओवरव्यू देंगे सिर्फ आपको।
ये भी वही बात कर रहे हैं जो भाई ने बात की है कि दांत अगर उसके बंद हो गए हैं या जबान उसके अंदर चली गई है तो फिर हम क्या करें। ये सांस की बात कर रहे हैं। कोई दिल की बात करे, कोई अगर कंप्रेशन के हवाले से, कोई ब्रेथ के हवाले से कोई सवाल है तो बताएं। बैठ जाए प्लीज आप। मैं सांस की अभी बात करता हूँ। बाबा अडल्ट में ही आता है भाई। 7 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं ना, 10 साल से ऊपर, वो सारे अडल्ट में ही काउंट करेंगे आप। ये रिकवर नहीं कर सकता। इसमें ना गोल्डन रूल होता है, जो पहले 5 मिनट्स होते हैं ना, वो गोल्डन रूल होते हैं। बायोलॉजिकल डेथ और न्यूरोलॉजिकल डेथ और ये चीज़ें फिर और तरफ निकल जाऊंगा। 7 मिनट तक आप उसको बहाल कर सकते हैं, 7 से 10 मिनट तक, जब आपकी डेथ हो चुकी है। लेकिन आपका जो दिल और दिमाग है ना, वो 7 मिनट तक सर्वाइव की एबिलिटी रखते हैं। अगर 7 मिनट में आप दिमाग तक खून पहुंचा देंगे तो वो दोबारा फंक्शन शुरू कर सकता है। तो जारी बात है 7 मिनट में तो एम्बुलेंस नहीं ना पहुंचेगी, हो सकता है ना पहुंचे, तो आप इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया हुआ है, जो ही कोई एडवांस लेवल का प्रोफेशनल बंदा है, आपने उसके हैंड ओवर किया, फिर उसने शुरू कर दिया। फिर इसके लिए जो एम्बुलेंस है उसमें हमारे पास ना एक सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, चेस्ट एक्सट्रिकेशन डिवाइस भी होती है। उसके लिए हम उसको पैड लगा के उसको बिजली का करंट देते हैं इसके ऊपर रख के। अगर हम 4 मिनट 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, एम्बुलेंस पहुंच जाती है, उसको शिफ्ट करने के बाद उसको बिजली से झटके भी दे जाते हैं। वो ऑटोमेटेड होती है, उसको ये नहीं होता है कि ज़्यादा झटका लग जाएगा, कम लग जाएगा। जितने जिस्म को जरूरत होती है उतना ही झटका लगता है। आपने देखा होगा मूवीज़ में, अगर कोई देखता है, हॉलीवुड की मूवीज़ हम देखते हैं, रोड्स पे ही वो डिवाइस लगी हुई है। किसी को होता है, वो ऊपर से पैड उतारते हैं, ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, सारी इंस्ट्रक्शन वो डिवाइस ही दे रही होती है कि इसमें आपने किस तरह कितना लगाना है, कब लगाना है, ये हो गया, आप रेडी है, आप मैं झटका दे रही हूँ, वो ना फिर सब खुद एनालाइज करते हैं। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, AED। वो एडवांस लेवल की केयर है, वो जारी बात एम्बुलेंस में या हॉस्पिटल में जो भी है वो जाके करेंगे।